नमस्कार, कशिश न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस खास बुलेटिन में हम खबर की शुरुआत करेंगे जम के बरस। जी हां, हालांकि मौसम को लेकर जो पूर्वानुमान लगाए गए थे, मतलब मानसून बिहार में कब प्रवेश करेगा उसको लेकर जो पूर्वानुमान लगाए गए थे वो अब थोड़ा आगे बढ़ गया है। कल ही बिहार में प्रवेश करना था, लेकिन बागडोगरा में, जहां पश्चिम बंगाल से बिहार में पूर्णिया में प्रवेश करता मानसून, थोड़ी कम दबाव की वजह से वो आज शाम तक बिहार में दस्तक देगा मानसून। लेकिन मानसून आने से पहले ही बिहार के अधिकांश हिस्सों से रिमझिम बारिश की खबरें आ रही हैं। किसानों का कह सकते हैं कि बाँछें खिल गई है। इस खबर पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा सीतामढ़ी में 3 लाख की लूट हो गई है। आज सुबह अपराधियों ने फिर से एक चुनौती दी है सीतामढ़ी पुलिस को। भागलपुर में लगातार आपराधिक घटनाएं थमने को नाम नहीं ले रहा है। लगातार हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है। और इसी तरीके की उच्च शिक्षा को लेकर जो राज्य सरकार दावे कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करके कहा था कि हमने अपने कार्यकाल में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। लेकिन जो शिक्षा को लेकर जो भारत सरकार ने जो आंकड़े जारी किए वो आंकड़े शर्मसार करने वाले हैं। ऐसी कई खबरें हैं कि एक गांव की बेटी वीडियो बनती है और वीडियो बनकर मतलब डिप्टी कलेक्टर बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर आती हैं, और तो गांव वाले बाजे के साथ उसका स्वागत करते हैं। तो एक खबर ऐसा भी है कि अमेरिका से आके बक्सर का हालात देखकर, बक्सर में याद होगा आपको कि गंगा नदी के किनारे लाशों की ढेर बिछ गई थी कोरोना संक्रमित मरीजों की। बड़ा हंगामा हुआ था। अब गंगा के पानी का टेस्ट हो रहा है कि उसकी वजह से संक्रमित तो नहीं हुआ है। तो एक व्यक्ति जो बक्सर के आसपास के ही रहने वाले थे, अमेरिका से वापस बक्सर लौट आए और शमशान घाट का निर्माण करा रहे हैं। कई तरह की इस तरह की खबरें हैं। चलिए, लेकिन खबर की शुरुआत हम करेंगे उच्च शिक्षा में नामांकन को लेकर जो दावे सरकार कर रहे थे, उस दावे की क्या हकीकत है उसको लेकर। हाँ, पिछड़ता बिहार कौन जिम्मेदार। इससे पहले भी हमने ये खबर दिखाई थी कि प्राइमरी शिक्षा में भी बिहार देश के सबसे निचले पायदान पे है। और अब उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो बिहार नीचे से चौथे पायदान पर है। मतलब हमारे अगर आसपास की अगर बात करें तो हमसे नीचे सिर्फ झारखंड है। झारखंड है और दादर हवेली, इस तरह के जितने टेरिटरी हैं उनसे हम आगे हैं। मतलब बिहार जहां शिक्षा की हृदय स्थली रही है, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, क्या नहीं रहा है। लेकिन हालात ये है कि अब हम वहाँ भी पिछड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसके पहले ही दावे किए थे कि हम उच्च शिक्षा को लेकर काफ़ी कुछ हमने किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या जिस समय हम शासन व्यवस्था संभाले थे सिंगल डिजिट में था, आज डबल डिजिट में है। उसी तरीके से मेडिकल कॉलेज सिंगल डिजिट में था, आज डबल डिजिट में है। हर अनुमंडल में एक ITI हमने खोला है। पॉलिटेक्निक कॉलेज की संख्या 100 से अधिक हो गई है। हमने उच्च शिक्षा के लिए नए नए विश्वविद्यालय बनाए हैं, लॉ कॉलेज बनाए हैं, मैनेजमेंट कॉलेज बनाए हैं। मतलब बहुत सारे काम होने के बावजूद भी जहां आज से 30 साल पहले बिहार था, आज भी बिहार वही है। मतलब लालू यादव के 89 और 90 के कार्यकाल में जहां बिहार था, आज भी हम वही हैं। मतलब कहने को हम विकास के दौर में शामिल जरूर हुए हैं, लेकिन आज भी विकास का रफ्तार इतना ही है कि हम जो फार्मूला तैयार किए उस फार्मूला में अंतिम पायदान पर हो गए। अगर हमारे साथ न्यूज रूम से अशोक मिश्रा जी जुड़ गए होंगे तो हम अशोक मिश्रा जी से जानना चाहेंगे कि अशोक जी, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। संजय झा मंत्री ट्वीट करके मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे थे कि चलिए हम उच्च शिक्षा में बेहतर कर रहे हैं देश स्तर पे। फिर शिक्षा मंत्री का भी बयान आया, मुख्यमंत्री ट्वीट करके कहे कि हम अपने कार्यकाल में
सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की हमने स्थापना की। हमने उच्च शिक्षा में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन आंकड़ा कुछ और कह रहा है कि बिहार के जो इंटरमीडिएट के छात्र, मतलब 12th करने के बाद 85% छात्र आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 85.5% छात्र। उसी तरीके से जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उसमें 70% छात्र बिहार से बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा छात्र बिहार के दूसरे राज्यों में पढ़ रहे हैं। मेडिकल की भी यही स्थिति है। जो कम्पीट करते हैं वो चाहते हैं कि बिहार में एडमिशन ना ले, बाहर के राज्यों में एडमिशन ले। और हम कहते हैं, सरकार हमारी कह रही है कि भाई हम तो सबसे बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था हमने बना दी है बिहार में। क्या लगता है आपको, क्या ये सच्चाई? आप भी अपने बच्चों को पढ़ाया है। ये जो सरकार का दावा, तो उनके केंद्र सरकार के नीति आयोग ने ही खोखला कर दिया कि शिक्षा विभाग के जो सेंट्रल कमिटी है उन्होंने ही कह दिया कि नहीं, बिहार कहीं भी नहीं है। क्या लगता है आपको? तो जी, यह रिपोर्ट उस वक्त आई है जब 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने ये अब ट्वीट करके बिहार प्रदेश के लोगों को जानकारी दी थी कि 2005 में जब हमने सत्ता संभाली थी तो बिहार में मात्र 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जो अब बढ़कर के 38 हो गए। 13 पॉलिटेक्निक कॉलेज था, जो बढ़कर के अब 31 हो गया। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि सभी जिलों में अब इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज लगभग हो रहे हैं या हो चुके हैं। यही हाल मेडिकल कॉलेजों का है। लेकिन जो खबरें आई हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली है। जिस तरफ आपने इशारा किया है कि 85.5% छात्र इंटर करने के बाद बाहर चले जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए या पढ़ाई छोड़ देते हैं। और जो सबसे भयानक रिपोर्ट आई है कि सबसे बड़ी आबादी, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य बिहार, आज शिक्षा के मामले में 4 प्रदेश मात्र, उसमें भी छोटे छोटे प्रदेश हैं, लक्षद्वीप और लद्दाख जैसे प्रदेश हैं, उन प्रदेशों से वह आगे है। हमसे बेहतर स्थिति झारखंड की है उच्च शिक्षा के मामले में। तो निश्चित रूप से यह चौंकाने वाला है। और इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि बिहार में उच्च शिक्षा की जो स्थिति है उसमें जो पढ़ाई के लिए छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थान चाहिए वो नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है, और जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यहाँ प्रत्येक लाख में मात्र कह सकते हैं कि 7 उच्च शिक्षण संस्थान हैं। और जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से यह काफ़ी कम है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बिहार की स्थिति उच्च शिक्षा के मामले में अभी बिल्कुल शून्य के बराबर है। चाहे राज्य सरकार जितने भी दावे कर ले या केंद्र सरकार भी जितनी दावे कर ले, लेकिन हकीकत है कि बिहार में उच्च शिक्षा जमीन पर कहीं नहीं है। और जो शिक्षण संस्थान है भी, जहाँ डिग्रियों की पढ़ाई होती भी है, चाहे वह स्नातक की हो या MA की हो, लेकिन वह सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए है, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। तो उस स्थिति में भी उसका स्तर काफ़ी गड़बड़ है। और जो पिछले 15 वर्षों का कार्यकाल रहा नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार ने सबसे ज़्यादा पहले फोकस किया था कि जो प्राइमरी स्टेज के बच्चे हैं उनका जो नामांकन नहीं हो रहा था उसमें नामांकन हो। तो उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया। उसके बाद अब बालक और बालिकाओं को जो साइकिल योजना, पोशाक योजना दी गई, उसके मुताबिक हाई स्कूल तक छात्र एवं छात्राओं की संख्या काफ़ी बढ़ी। और वही परिणाम है कि इंटर में भी छात्रों की संख्या बढ़ी है। लेकिन उच्च शिक्षा के मामले में राज्य सरकार का जो अभी तक रवैया रहा वह कहीं से भी न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। और यही वजह है कि उच्च शिक्षा के मामले में, चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो, चाहे वो मेडिकल की शिक्षा हो, चाहे वो समाज विज्ञान की शिक्षा हो, बिहार के जो छात्र इंटर पास करते हैं वो निश्चित रूप से अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के अब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और बिहार के शिक्षा की स्थिति बिल्कुल ही दयनीय है। जहाँ तक संजय झा जी ने कहा, तो संजय झा जी ने कहा कि जो पिछली स्थिति थी उसमें डेवलपमेंट हुआ है। और केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें यह माना गया है कि विकास हो रहा है। उच्च शिक्षा के मामले में भी बिहार ने प्रगति की है, लेकिन वह प्रगति आप कह सकते हैं कि कछुए की चाल की तरह है। अगर यह प्रगति रहेगी तो 100 वर्षों में भी बिहार के अन्य विकसित राज्यों, देश के अन्य विकसित राज्यों की तुलना में बिहार उनके समकक्ष खड़ा नहीं हो पाएगा। और कभी तो आप कह रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय की बात, आप कह रहे थे कि बिहार शिक्षा का हब रहा है। हाँ, कोरोना ले लो उसको, जरूर इसको। हमारे साथ अशोक मिश्रा जी जुड़े हुए थे न्यूज रूम से। ये स्थिति है कि उच्च शिक्षा को लेकर हम बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे थे, लेकिन हालात ये है कि हम वहाँ भी फिसड्डी साबित हो रहे हैं। बड़े स्तर पर, व्यापक पैमाने पर
सोचने की जरूरत है कि आखिर ये स्थिति क्यों हो रही है। चलिए अब हम चलते हैं, अब झारखंड चलेंगे और झारखंड में उन खबरों पर फोकस करेंगे जो कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सरकार की ओर से अलग अलग कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसके अलावा जो टीकाकरण का कार्यक्रम है, उस टीकाकरण के कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कई जगह टीका केंद्र बनाए गए हैं, कई जगह टीका शिविर का आयोजन किया गया है। बड़े स्तर पर यह हुआ है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बिहार में आंकड़ा भले 600 से नीचे आ गया है। कल हालांकि अगर हम कल की बात करें तो कोरोना के मरीजों की संख्या जो 2 दिन पहले थी उससे संख्या बढ़ गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। थोड़े से बदलाव हुए हैं इसके लिए, लेकिन कहीं न कहीं लॉकडाउन के बाद जो स्थिति अगर इसी तरीके से बढ़ते हुए क्रम में मरीजों की संख्या अगर देखने को मिली तो फिर हमें लगता है कि सरकार को लॉकडाउन करने पर सोचना मजबूर कर सकता है। और झारखंड में भी संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी नज़र बनाए रखने की जरूरत है। चलिए हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं रांची से। संदीप, अभी जो कोरोना का दौर था वो सेकंड फेज था, उससे झारखंड पूरी तौर पर बाहर निकल चुका है, बिहार भी निकल चुका है, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है और इसका रोकने का एक ही तरीका है टीकाकरण। टीकाकरण को लेकर झारखंड सरकार क्या फिलहाल क्या कर रही है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए कई अभियान की शुरुआत झारखंड सरकार ने की है। जरा विस्तृत रूप से बताएं कि कौन कौन सी योजनाएं टीकाकरण को लेकर राज्य सरकार ने बनाई है कि हर व्यक्ति को तक टीका पहुंच जाए। जी, झारखंड की यदि बात करें तो झारखंड में टीकाकरण को लेकर शुरू से ही लगातार सरकार अपना प्रयास कर रही है और इसके बावजूद ही जिला प्रशासन की ओर से जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। यदि सिर्फ रांची की बात करें तो रांची में लगभग 60 से 70 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं जहां पे वैक्सीनेशन हो रही है। आपको हम दिखलाना चाहेंगे, इस वक्त हम खड़े हैं रांची के जो मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम है वहां पे। यहाँ पे भी 20 काउंटर बनाए गए हैं और इस 20 काउंटर में 45 प्लस के जितने भी लोग हैं वे अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं और काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। वहीं जो ऐसे लोग जो वैक्सीन सेंटरों तक नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए भी वैक्सीन वैन सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। जो 20 लोग एक स्थान पे जहां पे भी मिलते हैं तो वहां पे वे वैक्सीन वैन लेके जाते हैं और उन लोगों को वैक्सीन दी जाती है जो सक्षम नहीं है वैक्सीन सेंटर में पहुंचने के लिए, ताकि जो कोरोना का जो टीका है वह अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। सरकार की यही पहल है। और जिस तरह से रांची की ही सिर्फ बात करें तो रांची में लगभग 70 ऐसे वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्र के अलावे ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे भी वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं ताकि जो ग्रामीण है वे भी वैक्सीन ले सके। शुरुआती दौर में जरूर जो ग्रामीण गुमला से खबर आ रही है संदीप कि वहां वैक्सीन के काम में लगे हुए जो कर्मचारी हैं जब वो गाँव में पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की घटना घटी है, उन्हें भगा दिया गया है। ये कोई झारखंड ही नहीं, पूरे देश में इस तरह की खबरें आ रही हैं। चलिए अब हम दूसरी खबर पर संदीप आगे बढ़ते हैं, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। दूसरे बुलेटिन में हम उस पर चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से क्यों ये स्थिति बनी है, क्योंकि गुमला से खबर आप ही के रांची से के पास के गुमले से ये खबर आई है गुमला से कि ये लोग वैक्सीन लेने से परहेज कर रहे हैं और जो वैक्सीन लगाने के लिए जो टीम गई थी उस पर हमला भी हुआ। चलिए अब हम इस वक्त की एक बड़ी खबर लेते हैं लातेहार से, जहां नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ की सूचना है और जहां कई नक्सली के मारे जाने की खबर है। ये लातेहार से ये सूचना आ रही है और 4 हथियार भी बरामद किए गए हैं। गारू थाना क्षेत्र के कुकुपीरी जंगल का ये इलाका है जहां पे ये ये घटनाएं घटी है। अब चाहेंगे कि सरवन जो पलामू संवाददाता हमारे हैं, अगर उनसे हमारी अगर बात होती है तो फिर उनसे विस्तृत रूप से ये जानकारी जानना चाहेंगे कि आखिर इस मुठभेड़ में और क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार उस इलाके में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था और उसी कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ की खबर है। पिछले कई दिनों से एक दौर आया था जब पुलिस पर भारी पड़ने लगे थे नक्सली और नक्सली जगह जगह पे रांची शहर में भी आके पर्चा फेंकने लगे थे, लेकिन अब जवाबी कार्रवाई पुलिस के द्वारा हो रहा है और उसी कार्रवाई में
पिछले दिनों एक नक्सली मारे भी गए थे और कई नक्सली गिरफ्तार भी हुए थे और आज भी मुठभेड़ की सूचना है जिसमें नक्सली मारे गए हैं और हथियार बरामद हुआ है। सरवन से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। सरवन से अब हम जैसे ही सरवन से बात होती है हम चलिए हमारे साथ सरवन जुड़ गए। सरवन, क्या है पूरा मामला, कैसे मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ का अपडेट क्या है, कितने नक्सली मारे गए हैं अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए ये लातेहार का जो गारू इलाका है, अति नक्सली प्रभावित इलाका, वहाँ पर कुकुपीरी जो जंगल है वहाँ पर सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर के साथ जो जिला पुलिस है वो ऑपरेशन चला रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी उस इलाके में जो नक्सली भाकपा माओवादी का जो दस्ता है छोटू खरवार का, वो भ्रमणशील है और उसी एंगल पर कार्रवाई की गई। कुछ लोग वहाँ दिखे, उसके बाद कार्रवाई की गई और उसमें एक व्यक्ति के मारे जाने की सूचना आ रही है। जो खबरें आ रही है वहाँ पर कुछ हथियार भी मिले हैं, लगभग 3 से 4 हथियार मिले हैं। नक्सलियों को जो सामान होते हैं दैनिक उपयोग के वो मिले हैं, लेकिन अभी इसमें एक खबर आ रही है जो कह सकते हैं कि क्लियर नहीं हो पा रही है कि वो जो व्यक्ति को मारा गया है वो ग्रामीण हो सकता है। वो आसपास के जो गांव है वहां से जो खबर आ रही है कि वहाँ वो सुअर चराने के लिए गया हुआ था, उसी दरमियान फायरिंग हुआ और उसमें उसकी जान चली गई। हालांकि ये क्लियर नहीं हो रहा है कि जो मारा गया व्यक्ति है वो ग्रामीण है या फिर उग्रवादी है, लेकिन एक व्यक्ति की लाश पुलिस ने जंगल से बरामद किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सरवन, हमें जानकारी दी थी कि एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई है। ये लाश नक्सली का है या फिर चारा कराने के लिए गए छोटे किसान का है? क्योंकि कह रहे हैं कि शुगर चराने के लिए लोग गए थे और उसमें ये घटनाओं को अंजाम मतलब जब नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो रहे थे उसी दौरान इस तरह की घटनाएं घटी है, इसे ग्रामीणों का कहना है। चलिए जी हाँ, मेघाई डे, अगर हम बात मेघाई की करें तो मतलब मानसून आ गया। हालांकि जो खबरें आ रही हैं वो खबर ये आ रही है कि बागडोगरा से जो मानसून को प्रवेश करना था बिहार में, पूर्णिया में, वहाँ कम दबाव के क्षेत्र बनने के कारण मानसून के बिहार में प्रवेश करने में थोड़ा विलंब जरूर हुआ। आज शाम तक मानसून बिहार पहुँच जाएगा, लेकिन उससे पहले ही प्री मानसून के जब मानसून आने का जब ये बहाव शुरू होता है तो उसी दौरान बारिश भी शुरू होती है और खबरें आ रही हैं उत्तर बिहार के अधिकांश जिले से, पटने में भी सुबह से ही बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। चलिए रवि जी पूर्णिया से हमारे जुड़ गए हैं। रवि जी, क्या स्थिति है मानसून को लेकर? हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि बागडोगरा के पास कम दबाव के क्षेत्र बनने के कारण मानसून का जिस रफ्तार से बिहार की तरफ बढ़ रहा था उसमें थोड़ा ब्रेक लगा, लेकिन आज शाम तक मानसून बिहार में प्रवेश कर जाए। फिलहाल पूर्णिया और आसपास के इलाकों में किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसा लगा था कि देर रात मानसून बिहार में दस्तक दे देगी, लेकिन कुछ विलंब जरूर हुआ है। लेकिन पहले सुबह में थोड़ी बहुत बारिश जरूर पूर्णिया में हुई है। किशनगंज और अररिया जितने इलाके हैं सीमांचल के, वहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश हुई है। लेकिन प्री मानसून कह सकते हैं पूरी तरह से मानसून ने पूर्णिया में दस्तक नहीं दी है। थोड़ा बहुत निम्न दबाव क्षेत्र बना है, लेकिन जो फ्लो होना चाहिए, बहाव होना चाहिए, जैसा आपने कहा वो बात सही है। 3-4 घंटे विलंब से मानसून बिहार में प्रवेश कर जाए। आज पूरी तरह पूर्णिया परिक्षेत्र से होते हुए बिहार में मानसून प्रवेश कर जाएगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। लेकिन आसमान में काले बादल लगातार छाए हुए हैं, लेकिन अभी 3-4 घंटे से बारिश नहीं हो रही है। पहले सुबह थोड़ी बहुत बारिश हुई थी 15-20 मिनट, उसके बाद ब्रेक लगा है। कुछ देर के लिए तो धूप भी निकली थी 2-4 मिनट के लिए, लेकिन फिर काले बादल आसमान में छा गए हैं। ऐसा लग रहा है कि 2-4 घंटे के आसपास मानसून पूर्णिया में दस्तक दे जाएगी। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी समय पूर्णिया में मानसून प्रवेश कर जाएगा। हालांकि छिटपुट जगहों पर बारिश शुरू हो गई है और झमाझम बारिश हो रही है। किसान काफ़ी मतलब जो कल तक 1 सप्ताह पहले तक काफ़ी परेशान थी गर्मी से, बारिश नहीं हो रही थी, उससे किसानों को नुकसान भी हो रहा था, खास करके धान के फसल करने वाले नुकसान हो रहा था। फिर जो गन्ना की खेती करने वाले किसान हैं उनको नुकसान हो रहा था। लेकिन आज कह सकते हैं उनकी बाँछें खुल गई है जिस तरीके से मानसून का प्रवेश 2 दिन पहले बिहार में होने जा रहा है। चलिए अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है सीतामढ़ी से। जी हाँ, अपराध मतलब बेकाबू हो चुका है। इस 1 सप्ताह के दौरान अगर बिहार की स्थिति को आप देखें तो
कमोबेश सबो जगह यही स्थितियाँ, वैशाली में बैंक लूट, समस्तीपुर में बैंक लूट, मुजफ्फरपुर में बैंक लूट, पटना में अपराधियों का तांडव, सीतामढ़ी में अपराधियों का तांडव, सिवान में अपराधियों का तांडव, छपरा, मतलब बिहार के अधिकांश जिलों से, भागलपुर में अपराधियों का तांडव, लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की खबरें आ रही हैं। इस बीच अभी फिलहाल सीतामढ़ी से एक बड़ी खबर आई है, जहां 3 लाख की लूट हुई है। अपराधियों ने पिस्टल के बल पे 3 लाख की राशि लूट लिया है और अभी पुलिस वहां पहुंची है, मामले की जांच कर रही है। सीतामढ़ी में एक सप्ताह के अंदर ये लूट की दूसरी या तीसरी बड़ी घटना है। मॉर्निंग वॉक के दौरान लूटपाट की घटनाएं घटी, फिर वहां के एक रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब 3 लाख रुपया की लूट हो गई। सीतामढ़ी संवाददाता हमारे साथ संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे विस्तृत, लेकिन जैसे ही संपर्क होगा हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि बथनाहा थाना क्षेत्र के कमलदह में ये जो घटनाएं घटी हैं, कैसे घटनाएं घटी, विस्तृत तौर पर हम आपको बताएंगे। चलते हैं भागलपुर में, जहां लगातार आज सुबह से आपराधिक घटनाओं की खबरें आ रही हैं। 2 बड़ी आपराधिक घटनाएं घटी है, जहां घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग, 15 राउंड फायरिंग अपराधियों ने किया है। ये देर रात की खबर है और आज सुबह भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है। लोग कहने लगे हैं कि भागलपुर क्या उस दौर में पहुंच रहा है जिस दौर में अखफोरवा कांड हुआ था। लोग परेशान थे अपराधियों से, चर्चाएं होने लगी हैं भागलपुर में कि इस तरह से अपराध पहले कभी नहीं बढ़ा था। जरा सुनिए इस आपराधिक घटनाएं के बाद पुलिस पदाधिकारी का क्या कहना है। पास इलाके के सामने ये घटना घटी है सर। प्राइमरीली बताया जा रहा है कि कुछ जमीनी विवाद है जो इनके बीच में चला आ रहा था, उसी संदर्भ में भी ये घटना हुई है। बाकी आगे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। गिरफ्तारी के लिए अपराधी अभी FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। गोली चालक सुबह आया, जमीन हाई कोर्ट का डिग्री है, हाई कोर्ट खाली करवा दिया, मजिस्ट्रेट ताला लगा दिया, ताला लगा के आप लोग ताला तोड़ के घुस गया। ताला तोड़ने घुसने बाद जमीन अगला बेच दिया मेरे पास, घर के बगले की जमीन है। बाहरी आदमी भैया कोई भी ले सकता था, अगला बोला नहीं देंगे आपको देंगे, चले हम जमीन नहीं लेंगे, बोला लो, इसीलिए झगड़ा। चलिए, शराब तस्करी का एक बड़ा खुलासा हुआ है पटना में, दीघा में, जहां 2-3 दिन पहले पुलिस की टीम पर शराब माफियाओं ने जमकर हमला किया था। पुलिस की टीम गई थी रेड करने के लिए, तो वहाँ जमकर हमला हुआ था। वहाँ 2 शराब माफिया को छुड़ाने के लिए दर्जनों लोग हरबे हथियार के साथ पहुँच गए थे और काफ़ी मशक्क़त से पुलिस की उन्हें गिरफ्तार कर पाई थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके निशानदेही पर आज अहले सुबह कई जगह पर दीघा में छापेमारी की गई है और उसमें कैसे होम डिलीवरी शराब के कारोबार में लगे हुए लोग करते हैं उसका बड़ा खुलासा हुआ है। एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, 5 तस्कर गिरफ्तार हुए। हमारे साथ मरगूब आलम जुड़ चुके हैं। मरगूब, क्या है पूरा मामला और कैसे ये इस गिरोह का खुलासा हुआ है? देखिए संतोष जी, सूचना ये मिली थी कि जेपी सेतु के पास शराब की तस्करी को लेकर के और होम डिलीवरी को लेकर के सोनपुर की तरफ से कुछ युवक आ रहे हैं। जब कुछ युवक वहां से दिखाई दिए, जब वहां टीम सादिलाबाद में उसने जब रोकने की कोशिश की तो वहां से वो भागने की, लेकिन पहले से वहां उत्पाद विभाग की भी टीम थी, दीघा की टीम थी। पकड़ा गया, 5 लोग गिरफ्तार हुए। इसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं संतोष जी। ये सभी लोग पटना से हाजीपुर और सोनपुर तक दीघा और जेपी सेतु के माध्यम से होम डिलीवरी करते हैं। ये लोग तस्कर का दूसरा गैंग है। तस्कर इनको झारखंड से शराब ला के देता है लग्जरी गाड़ी में, और इसने कहा है कि हमारे कई ऐसे गिरोह हैं पूरे पटना में जो पॉश इलाकों में है, कह सकते हैं कि सलन दस्तों में है, बाइक से लेकर के, साइकिल से लेकर के और लग्जरी गाड़ी में ये लोग पुलिस और प्रेस का स्टिकर लगाते हैं कि जांच न हो, लेकिन इनकी गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने बड़ा खुलासा किया है। इन सभी की निशानदेही पर अभी आपको दीघा में, कंकड़बाग के इलाकों में, रविंद्र नगर में छापेमारी चल रही है। इसने बताया है कि कई ऐसे लोग हैं जो छात्र भी हैं जो इस तस्करी में शामिल हैं और फिलहाल ये लोग होम डिलीवरी सीधे करते हैं जाके फोन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मरगूब आलम जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि कैसे होम डिलीवरी करते हैं शराब के। स्वाभाविक तौर पर पटना में हर जगह जहां कहीं भी आप चाहें, जिस समय चाहें शराब आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये खबरें सरेआम है। हर किसी के जुबान पे आप इन चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं कि वो शराब जो पीने वाले लोग हैं, पिलाने वाले जो लोग हैं, उनके सेहत पर,
कोई असर नहीं पड़ा है इस शराबबंदी का। जब जैसे भी चाहे, जहाँ भी चाहे, जिस समय चाहे वो उन्हें शराब उपलब्ध है। अब तो वो रेट भी नहीं रहा। शराब कारोबारियों के बीच ही इतने ज़बरदस्त प्रतियोगिता हो रहा है कि वो लोग भी अब शराब का रेट, मतलब कभी कभी तो ये होता है कि अगर 500 रुपये की कीमत की शराब है जो कभी 1500, 2000, 1000 में बिका करता था, अब वो 600, 700 में बिक जाए तो बड़ी बात, क्योंकि एक ही मोहल्ले में 10-10, 12-12 इस तरह के शराब माफिया हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। चलिए अब हम दूसरी खबर की पर बात करते हैं। बात हम झारखंड की गुमला की करते हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाके में टीकाकरण को लेकर अभी भी लोगों के अंदर एक अलग तरह के विचार फैले हुए हैं और वैक्सीन नहीं लेने, वैक्सीन का विरोध करने के लिए किस स्तर पर उतर चुके हैं। जरा आप भी देखिए, ये गुमला रांची से ये खबर है, जरा आप भी देखिए और किस तरीके से हमला किया और इसमें 3 गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन लोगों का आक्रोश देखिए, क्यों ये आक्रोशित है, जरा आप भी सुनिए। कल नहीं हुआ इसलिए यहाँ आया, राशन नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। वैक्सीनेशन किए और 12 बजे करीब ये लोग 12:30 बजे के बीच नशे की हालत में तीनों आए। स्वर्ण खाखा और सेराफिनुस बखला और सुरेश कुजू, ये तीनों आकर के हमने हाथ पकड़ कर बोला कि कितना को वैक्सीन टीकाकरण किया। रजिस्टर को पकड़ा और मेरा हाथ भी पकड़ने लगा। हम बोले कि मेरा हाथ को छोड़ो, हम रजिस्टर दे रहे हैं और रिपोर्ट भी दे रहे हैं। इसके बाद में क्या करने लगा कि सेविका और सहिका सभी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया, दुष्व्यवहार करने लगा। पुलिस पदाधिकारी गए और उन लोग को बंधक से मुक्त कराया। उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज करने के बाद उन लोग को गिरफ्तार किया गया 9 तारीख को और आज उन लोग को जेल। चलिए, गिरफ्तारी भी हुई है, सब जेल भी गए हैं, कई घंटे तक बंधक बना कर रखा है। शराब, वजह शराब है, शराब पीकर आए और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वैसे भी गांव में लोग अभी फिलहाल टीकाकरण को लेकर अलग अलग तरह के इस तरह की धारणाएं चल रही हैं जो बड़ा मुश्किल हो रहा है अधिकारियों को टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने में। चलिए इस खास बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। कल ठीक इसी समय हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।